नमस्कार, मैं सुशील कुमार तिवारी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुणे। तो विद्यार्थियों, आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद की आवश्यकता, प्रक्रिया और प्रविधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत देश एक बहुभाषी देश है, जहां विभिन्न भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। हमारे देश में लोग खान पान, वेशभूषा एवं रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भिन्न हैं। देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो तथा सांस्कृतिक विनिमय हो। भारत जैसे विशाल देश में, जहां पर विविध संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हों, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है। जैसा कि हम जानते हैं, अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को यह निकट लाता है। हमारे सामने अक्सर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन सी परिस्थितियां एवं कारण हैं जो अनुवाद की आवश्यकता को जन्म देते हैं। इस संबंध में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मान्यता है कि अनुवाद सामान्यतः 4 वर्ग के पाठकों के लिए ही किया जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ग हैं? पहला, वह व्यक्ति जो मूल की भाषा नहीं जानता और आगे ना उससे सीखने का प्रयास करेगा। दूसरा, वह व्यक्ति जो मूल की भाषा सीख रहा है और अनुवाद से सहायता लेना चाहता है। तीसरा, वह व्यक्ति जो मूल की भाषा जानता था किंतु अब उसे भूल गया है। और चौथा, वह व्यक्ति जो दोनों भाषाओं में दक्ष है। अतः इससे स्पष्ट है कि अनुवाद की जो कला है आज के युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रत्येक लेखक की यह हार्दिक और स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसके विचारों और लेखों को अधिक से अधिक व्यक्ति पढ़ें और जानें। इस दिशा में अनुवादक विदेशी लेखकों के विचारों और भावों को दूसरी भाषा में अनुदित करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश करता है। विश्व भर में आज अनुवाद की आवश्यकता को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भौतिकी, जनसंचार आदि ज्ञान की शाखाओं और प्रशाखाओं में हो रहे एक देश के कार्य को दूसरे देश तक पहुंचाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हम और निम्नलिखित कारणों से अनुवाद की आवश्यकता को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अनुवाद आवश्यक है। दूसरा, दूसरे देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी के लिए अनुवाद आवश्यक है। तीसरा, आपसी समन्वय के लिए। चौथा, अन्य संस्कृतियों से परिचय के लिए। पांचवा, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए। छठवां, जैसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। सातवां, विधि अथवा न्याय संबंधी गवेषणाओं के लिए। आठवां, शोध कार्य के लिए। नौवां, सांस्कृतिक एकता के लिए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें अनुवाद की आवश्यकता है। अब आगे हम अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में गुरु जो कुछ अपने शिष्यों के समक्ष कहते थे, शिष्य उसे दोहराने में इस विधा को दोहराते थे और इस विधा को ही अनुवाद कहा जाता था। कालांतर में जैसे जैसे खोजें हुई, नए नए विषय उभरे और अनुवाद का भी विस्तार हुआ और इसे दो भाषाओं के सेतु के रूप में देखा जाने लगा। अनेक भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, यथा तजुर्मा, उल्था, टीका तथा भाषांतरण आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। अच्छे अनुवाद करने के लिए हमारे पूर्व अनुवादकों से लेकर आज तक के अनुवादकों की अनुवाद प्रक्रिया एवं प्रविधि की विकास यात्रा के ज्ञान के साथ साथ अनुवादकों के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अनुवाद के बढ़ते हुए महत्व के वर्तमान संदर्भ में हम कहाँ हैं, कब हैं, क्यों और किस प्रक्रिया को अपनाएं। अर्थात हम कहाँ, कब, क्यों और किस प्रक्रिया को अपनाएं, इस बात की जानकारी अनुवादकों के लिए आवश्यक है। अनुवाद प्रक्रिया अनुवाद सिद्धांत का वह केंद्र बिंदु है जहां से अनुवाद के सभी अंगों में रक्त का संचार होता है और जो अनुवाद कार्य को अनुवाद से जोड़ता है। अनुवाद करते समय अनुवादक किन किन मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, वह कैसे मूल पाठ
को संरचना से अर्थ ग्रहण कर लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य अर्थ और पर्याय की खोज करता है तथा कैसे अधिकाधिक पर्याय में से अधिक उपयुक्त विकल्प की खोज करता है और कैसे उचित अर्थ को लक्ष्य भाषा की संरचना में अभिव्यक्त करता है। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन अनुवाद प्रक्रिया का प्रमुख विषय है। अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में रिचर्ड्स का मानना है कि ब्रह्मांड में अनुवाद सबसे जटिल कार्यों में से एक है। अर्थात उन्होंने अनुवाद को एक बहुत जटिल कार्य माना है। अनुवाद सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया पर जिन विद्वानों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है उनमें नायडा, आर रघुनाथ राय, न्यूमार्क, बाथगेट आदि के विचार जो है अधिक चर्चित रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे कुछ विचारकों के विचार जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम आर रघुनाथ राय इस संबंध में क्या कहते हैं? उनका कहना है कोई भी अनुवादक जब अनुवाद करता है तो उसके सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि वह अनुवाद करते समय किस प्रक्रिया को अपनाए। इस विषय पर इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम उन्होंने बताया है कि अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली रचना को बार बार पढ़ना चाहिए। वह रचना को तब तक पढ़े जब तक कि उसका सही और पूरा अर्थ उसे समझ में ना आ जाए। दूसरा चरण उन्होंने बताया है कि अनुवाद प्रक्रिया के द्वितीय चरण में अनुवादक रचना के मूल अर्थ बताने वाले शब्दों के समतुल्य अथवा समीप तुल्य शब्द लक्ष्य भाषा में ढूंढने की कोशिश करे। और तीसरा और अंतिम चरण उन्होंने बताया है कि तृतीय चरण में अनुवादक को मूल रचना की शैली को समझकर तदनुरूप लक्ष्य भाषा में अनुवाद करना चाहिए। इसी तरह अनुवाद प्रक्रिया पर विचार करते हुए नायडा ने अनुवाद को एक वैज्ञानिक तकनीक के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार अनुवाद भाषा विज्ञान का एक अनुप्रयुक्त पक्ष है, अतः उसके विश्लेषण के लिए भाषा वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। उनके अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के प्रमुख 3 सोपान हैं। उन्होंने 3 सोपान बताए हैं। प्रथम विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। विश्लेषण। नायडा के अनुसार अनुवाद गहन स्तर पर स्थित समान धर्मी संदेश के फलस्वरूप ही संभव हो पाता है। अतः अनुवाद के लिए आवश्यक है कि वह बाह्य स्तर पर स्थित भाषिक संरचना का विश्लेषण करते हुए उसके गहन स्तर पर स्थित संदेश का पता लगाए और उस धरातल पर पाठ का अर्थ बोध करे। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक वाक्य लें। मोहन फाइटेंस शीला। हिंदी में इसके समानार्थी संदेश संभव हैं कि मोहन शीला को डराता है या शीला मोहन से डरती है। इस तरह के मतलब इसके अर्थ हो सकते हैं। विश्लेषण के बाद प्राप्त इन दोनों संदेशों के बाद ही अनुवादक किसी एक या दोनों संदेशों को अनुदित पाठ में संप्रेषित करने का निर्णय लेता है। दूसरा उन्होंने चरण बताया है अंतरण। विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अंतरण अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा सोपान। प्रत्येक भाषा मूल संदेश को अपने ढंग से भाषिक इकाइयों से बांधती हैं। अतः संदेश को एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरित करने का मतलब ही है अभिव्यक्ति के धरातल पर उसका पुनर्विन्यास करना। नायडा के अनुसार पुनर्विन्यास की यह प्रक्रिया कुछ उसी प्रकार की है जिस प्रकार कुछ विभिन्न आकार के बक्सों के सामान को उससे भिन्न दूसरे बक्सों में दोबारा सुव्यवस्थित ढंग से सजाया जाना। हिंदी की एक लोकोक्ति है जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसका अंग्रेजी अनुवाद है ए बेड कारपेंटर कोरल्स विथ हिज टूल्स। इसमें ना तो नाच का प्रसंग है, ना आंगन का प्रसंग है और ना ही उसके टेढ़े होने का, पर संदेश के धरातल पर यह दोनों अभिव्यक्तियां समतुल्य हैं। उन्होंने अगला और अंतिम चरण बताया है पुनर्गठन। अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा सोपान पुनर्गठन है। प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यक्ति प्रणाली होती है, हम सभी जानते हैं। लक्ष्य भाषा में अनुदित पाठ का निर्माण
अगर मूल रचना के संदेश को यथारूप रखने के प्रयास से जुड़ा होता है तो उसके साथ लक्ष्य भाषा की उस अभिव्यक्ति संस्कार के साथ भी संबंध रहता है जो अनूदित पाठ को सहज, स्वाभाविक और बोधगम्य बनाता है। अनूदित पाठ के रचयिता के रूप में अनुवादक कई बात की छूट ले सकता है। जैसे वह मूल रचना के 7-8 वाक्यों के संदेश को 4-5 वाक्यों अथवा 10-11 वाक्यों में बांध या फैला सकता है। पर यह ध्यान रखना है कि मूल संदेश में बिना कुछ जोड़े या घटाए। इसी को पुनर्गठन कहा गया है या कहा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया के उपर्युक्त प्रारूपों के विवेचन उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें जिस अंश का अनुवाद करना है उसे कई बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसकी परिस्थितियों, भावों, प्रभावों, आशय को अच्छी तरह समझना चाहिए। फिर कल्पना लोक में वैसी ही कल्पना कर उस प्रकार के भावों को अपने मन में उतार कर उस भाषा के कथन को अपनी भाषा में ढालना चाहिए। इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारी लेखनी से भावपूर्ण भाषा स्वमेव ही निःसृत होने लगेगी, अर्थात निकलने लगेगी। यदि अनुवाद करते समय अनुवादक इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए तो अनुवाद पर मृत भाषा का लेबल नहीं चिपक सकता। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, यदि तकनीक विषय के अनुवाद के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाए वही प्रक्रिया यदि सृजनात्मक साहित्य में अपना ली जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि तकनीकी, मानविकी, वैज्ञानिक और सृजनात्मक साहित्य के लिए अलग अलग अनुवाद प्रक्रिया को अपनाया जाए। धन्यवाद। इस लेक्चर को तैयार करने में जो सहायक ग्रंथ हैं उनमें प्रथम अनुवाद विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, दूसरा अनुवाद विज्ञान सिद्धांत और अनुप्रयोग डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा हिंदी के व्यवहारिक अनुवाद डॉक्टर आलोक रस्तोगी, चौथा अनुवाद कला कैलाश चंद्र भाटिया, पांचवा अनुवाद स्वरूप एवं प्रक्रिया विश्लेषण शोधगंगा और छठवां विकिपीडिया। इन्हीं सबके सहयोग से, सहायता से मैंने ये लेक्चर तैयार किए हैं। धन्यवाद।